एक के बाद एक संविधान पर होते हमले, संविधान को दरकिनार लगाने वाले कार्यवाहियों से हम जैसे संविधान प्रेमी बहुत चिंतित हैं। इसलिए दोस्तों, आप सब इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, विचार विनिमय करिए, तभी संविधान के बारे में हम लोग सोचेंगे और रक्षा कर पाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो आप लाइक करिए कि शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ये कहने का समय ही नहीं है। मन बहुत दुखी है। आप जिस तरह से सहयोग दें वैसे ही सहयोग एक दूसरे का सब लोग लेकर संविधान को आगे बढ़ाने की मुहिम में बढ़ें, यही कहूँगा। दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं एक प्रश्न लेकर हाजिर हूं। संविधान कहां है? भारत का संविधान, जिसके अनुसार भारत की संवैधानिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था और प्रशासन चलना चाहिए, उन सबको देखते हुए यह सवाल वाजिब हो रहा है कि संविधान है कहां? जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को बिना किसी वाजिब आधार के निलंबित किया गया, जिस तरह से मणिपुर को जलता छोड़ दिया गया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर दिया गया और उसे 4 से अधिक वर्षों से अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया में बात करने वाले, जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वाले लोग होते हैं, उनको निशाने पर लिया जाता है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई, आईटी के एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर सरकार कब्जा करना चाह रही है अधिनियम बनाकर, उसके बाद तो कोई संदेह नहीं बचता कि अब संविधान है कहाँ। दोस्तों, मैं केवल एक उदाहरण से दिखाऊंगा कि संविधान कहाँ बचा है और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमको विपक्ष को दोष देने से या सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने भर से काम चलेगा। काम कैसे चलेगा ये सोचना सबका काम है, लेकिन मैं अब ये मान चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई एजेंसी या केवल विपक्ष संविधान की रखवाली करने में असमर्थ है, ऐसा मैं मान चुका हूं। आगे क्या उपाय होगा, सरकार कितनी सुधरेगी, सरकार की आलोचना हम लोग करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यह देखा जाना बाकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य में 356 लगा दिया गया था। बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया, वहां की विधानसभा भंग कर दी गई और वहां राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति शासन लगा अनुच्छेद 356 के माध्यम से। हम लोग 2023 के दिसंबर में हैं, यानी लगभग 4.5 साल हो चुका है, वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुए। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी है? इस संदर्भ में अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि किसी भी दशा में ऐसी उद्घोषणा 3 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी। मैं दिखाता हूं अनुच्छेद 356। ये देखिए दोस्तों, किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक नहीं रहेगी और यह भी तब रहेगी जबकि संसद के दोनों सदन इसको पारित करते रहें। 6 महीने के लिए एक बार में पारित होती है, तो हर 6 महीने पर फिर से संसद से पारित करवाना होता है और 6 महीने बढ़ते हुए 3 वर्ष से अधिक नहीं जाएगी। और 3 वर्ष से अधिक जाने पर भी 1 वर्ष से आगे तभी जाएगी जब निर्वाचन आयोग यह दे कि हम वहां चुनाव नहीं करा सकते। दोस्तों, पंजाब राज्य में आतंकवाद जब वहां चल रहा था, वहां चुनाव कराना संभव नहीं था। जब 3 वर्ष से अधिक वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मजबूरी पैदा हुई थी, तो संविधान में संशोधन करके पहले 5 वर्ष लिखा गया था, परंतु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत यहां लिखा गया था और तब आगे वहां 5 वर्षों तक के लिए अनुच्छेद 356 की शक्तियों का प्रयोग किया गया था संसद के माध्यम से। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आप देखिए, न निर्वाचन आयोग की कोई रिपोर्ट, न तो चुनाव करवाना है, कुछ भी नहीं, छोड़ दिया उस राज्य को बिना चुनाव के, बिना लोकतंत्र के। इस समय वहां से कोई राज्यसभा में सांसद नहीं है, वहां विधानसभा नहीं है। ये कैसे चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में इस पर मामला आया भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या फैसला दिया समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा कि पीएन भगवती बहुत अच्छे जज माने गए हैं। वो इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 77 में जब आपातकाल लाया गया था, उससे पहले से सुप्रीम कोर्ट में जज थे। आपातकाल के दौरान उनके फैसले सरकार के पक्ष में गए थे। आपातकाल खत्म होते ही फिर वो मानवाधिकार के लिए फैसले देने लगे थे। तो इससे तो स्पष्ट है कि हमारे न्यायाधीशों पर भी इन चीज़ों का बहुत बड़ा दबाव पड़ जाता है। आखिर उनको पद और वेतन की ही तो सुरक्षा है, प्रतिष्ठा तो उनकी हमेशा दांव पर लगी रहती है। सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम किया जाता है। ये पहली बार हो रहा है भारत में, उस समय तो नहीं था। तो हम केवल न्यायाधीशों को कोसें, केवल विपक्ष को गाली दें कि ये संविधान नहीं बचा पा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आखिर संविधान को खतरा कौन पैदा कर रहा है, ये भी तो जांचना जरूरी है। संविधान को सरकार खतरा पैदा कर रही है। क्यों सरकार की जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रखवाली करने की? क्या सरकार हमने इसलिए चुनी है कि वो संविधान को रौंद ना ले? क्या संविधान में हमने सरकार इसलिए चुनी है कि वो संविधान की झूठी कसम खाएं? संसद में सेंगोल रखा गया। जिस दिन सेंगोल की पूजा हुई है, उसी दिन जंतर मंतर पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अपने खिलाफ हुए यौन उत्पीड़न पर न्यायिक कार्रवाई की मांग करने वाली बेटियों पर पुलिसिया लाठी बरसाई गई है। ये सब कौन कर रहा है? और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का भय, जनता के वोट का भय सरकार में बैठे लोगों को इस समय क्यों नहीं है। इतना ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि विपक्ष का मान मर्दन तो कर ही दिया, आप तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी निशाने पर लगा दिए। ऐसा तो केवल राजतंत्र में ही हो सकता है, वो भी सनकी राजतंत्र, जिसमें राजा किसी के प्रति कोई संवेदना न रखता हो। तो क्या संविधान के माध्यम से जो हमने सरकार लाई है, अब वह सरकार संविधान से नियंत्रित नहीं है? वह संविधान से बाहर जाकर काम कर रही है। और संविधान से बाहर जाकर काम करने का क्या मतलब? कि संविधान का विरोध कर रही है, संविधान की खिल्ली उड़ा रही है, संविधान को दरकिनार कर दी है। तो दोस्तों, हमारे उन शहीदों का क्या, जिनकी कुर्बानियों से देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ? हमारे इन महान विद्वानों का क्या, इन महापुरुषों का क्या, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, मुश्किल से इस संविधान को लिखा, इसके लिए सबको तैयार किया? उन तमाम जमींदारों, रियासतदारों का क्या, जिन्होंने इस संविधान में भावना व्यक्त करते हुए अपनी रियासतें, जमींदारियां त्यागी, स्वीकार कर लिया? आमतौर पर कोई अपने हित नहीं छोड़ता है। आखिर ये क्या हो रहा है देश में कि आजादी के 73वें साल तक आते आते हमारा संविधान खतरे में पड़ गया? इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए दोस्तों कि संविधान खतरे में नहीं है तो क्या है? मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो रहा है, केंद्र उस पर जवाबदेह नहीं है। संसद में लोग आकर पटाखे फोड़ रहे हैं, सरकार उस पर जवाब नहीं देती है। संसद में जब कोई पूछता है कि जम्मू कश्मीर का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है, तो गृह मंत्री कहते हैं कि हम तो हैं ना जम्मू कश्मीर से। अरे आप गृह मंत्री पूरे देश के हैं, केवल जम्मू कश्मीर से कैसे? लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है। इस नाते जम्मू कश्मीर इस समय राज्यसभा में नहीं है। तो संविधान को किनारे लगा करके आपने विधानसभा को बर्बाद कर रखा है। ये हो क्या रहा है देश में? दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि अगर यह संविधान कमजोर पड़ा तो भारत की 80% जनता बिलबिला जाएगी। और मुझे तो दिख रहा है कि संविधान कमजोर पड़ चुका है। कमजोर किसी संविधान निर्माताओं की कमी से नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि यह संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। यह संघात्मक ढांचे की स्थापना करता है, यानी राज्यों को स्वायत्तता देता है, लेकिन आपात अवस्था में जब देश के सामने कोई मुसीबत आए तो सबको एक साथ खड़ा करके चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था भी करता है। लेकिन इतने अच्छे संविधान के बावजूद भी अगर आदमी दुष्ट होगा, जी हां, दुष्ट शब्द उन्होंने प्रयोग किया है अंग्रेजी में, कि अगर आदमी दुष्ट होगा तो यह संविधान अच्छा होकर भी अच्छा नहीं कर पाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि वो दुष्ट आदमी कौन? आदमी दुष्ट कैसे हुआ? कितने आदमी दुष्ट? और इनसे छुटकारा कैसे मिले?
इन्हें कैसे सुधारा जाए, इन्हें संविधान की भावना कैसे समझाई जाए, इन्हें जन संवेदना कैसे महसूस कराई जाए। एक के बाद एक संविधान पर होते हमले, संविधान को दरकिनार लगाने वाले कार्यवाहियों से हम जैसे संविधान प्रेमी बहुत चिंतित हैं। इसलिए दोस्तों, आप सब इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, विचार विनिमय करिए, तभी संविधान के बारे में हम लोग सोचेंगे और रक्षा कर पाएंगे। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो आप लाइक करिए कि शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ये कहने का समय ही नहीं है। मन बहुत दुखी है। आप जिस तरह से सहयोग दें वैसे ही सहयोग एक दूसरे का सब लोग लेकर संविधान को आगे बढ़ाने की मुहिम में बढ़ें, यही कहूँगा। धन्यवाद।